आज का अपना टॉपिक है इंडिया फ्रांस रिलेशंस। अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी रिसेंटली 14 जुलाई को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने विजिट करी फ्रांस में एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बेस्टाइल परेड के लिए। किस चीज के लिए? बेस्टाइल परेड। बेस्टाइल परेड क्या है? बेस्टाइल परेड क्या है? बेस्टाइल परेड यानी क्या रहता है? बेस्टाइल प्रिजन है पेरिस में। क्या है? बेस्टाइल प्रिजन है, जेल है। वहां पर क्या हुआ था, जब वहां पर ऑटोक्रेटिक रूल था, किंग का रूल था, तो उसने क्या किया था, पॉलिटिकल प्रिजनर्स वहां पर कैद करके रखा था। जो लोग डिमांड करते थे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ये लोग जो डिमांड करते थे उनको क्या कर दिया था उसने? जेल में डाल दिया था। जो डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ की डिमांड करते थे, डेमोक्रेटिक पॉलिटी की डिमांड करते थे, तो क्या हुआ, पूरे के पूरे जो रिवॉल्यूशनरीज थे, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, उन लोगों ने क्या कर दिया था, स्टार्टिंग में पहली स्टेज थी उसकी, उन लोगों ने बेस्टाइल प्रिजन के ऊपर अटैक किया था और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को सबको रिलीज किया था उसे अटैक करके। यहाँ से स्टार्ट हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन 14 जुलाई 1789 को। 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था? बेस्टाइल परेड से स्टार्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब ये चीज याद रखना प्रीलिम्स के लिए। अच्छा, दूसरी बात देखो, बेस्टाइल जो है परेड, वो तो अटेंड किए हमने, तो उसके बाद में इंडिया ने अटेंड करने के बाद में उसमें देखा जाए तो 25 साल हो गए आज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को। किसके साथ में? फ्रांस के साथ में। 1998 से स्टार्ट हुई थी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तो अभी 2023 में कितने हो गए? 25 साल। इसलिए ये इंपॉर्टेंट थी। तीसरी बात, अपन ने ये पहली बार विजिट नहीं करे। 2014 के बाद में, 2014 में प्राइम मिनिस्टर कब बने हमारे नई गवर्नमेंट का? भाई 2014 में। उसके बाद में ये गवर्नमेंट ने फ्रांस के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस दी। किस पे? फ्रांस के ऊपर। मतलब ऑलमोस्ट आप समझोगे हम लोग कब कब गए, 2015 में भी गए, 2014 में गवर्नमेंट बनी नहीं, 2015 में विजिट हुई, 2017 में विजिट हुई, 2019 में विजिट हुई, 2022 में विजिट हुई, फिर 2023 में विजिट हुई। मतलब टोटल कितने? 6 विजिट पीएम की। प्राइम मिनिस्टर की विजिट फ्रांस में कितनी है? 6 विजिट। बहुत ज्यादा होगी 2 टर्म में, मतलब 6 विजिट है ना, मतलब ऑलमोस्ट ऑन एवरेज देखो तो अल्टरनेट ईयर ही हो गई ना, है कि नहीं? ऑलमोस्ट अल्टरनेट ईयर एक विजिट रहती है फ्रांस को। इससे ये समझ में आता है कि हमने फ्रांस को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है समझ में। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया ने फ्रांस को सबसे ज्यादा बार रिपब्लिक डे के लिए बुलाया, ऑनर के लिए। रिपब्लिक डे परेड के लिए इंडिया ने फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर को सबसे ज्यादा बार बुलाया। समझ में? मतलब 5 टाइम्स। इट इज हाईएस्ट फॉर एनी कंट्री फॉर बीइंग इनवाइटेड फॉर द रिपब्लिक डे परेड। फ्रांस को इंडिया ने सबसे ज्यादा बार बुलाया बाकी कंट्रीज से कंपैरेटिवली। ये भी इंटरेस्टिंग है। मतलब इस चीजों से आपको ये चीज समझेंगी, ये प्रीलिम्स के लिए याद रखना, सबसे ज्यादा बार फ्रांस को बुलाया। ये चीजों से आपको एक चीज ये समझेंगी कि भाई हम लोग वहां पर इतना ज्यादा जा रहे हैं, रिपब्लिक डे में उनको इतना बुला रहे हैं, 25 साल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के हो गए, है कि नहीं? इसलिए इंडिया और फ्रांस का रिलेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट सिनेरियो में। कुछ तो ऐसी बात होंगी तो इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं हम, है कि नहीं? इतना टाइम रहता है क्या प्राइम मिनिस्टर को? बहुत रिलेवेंट जगह पे जाता है, इतने देश है उसमें, उसको इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, कुछ रीजन है। समझ में? वही हम देखेंगे अभी। पहले हाईलाइट अगर अपन देखे, जैसा लास्ट टाइम जब 2018 में विजिट किए तो इंडियन ओशन रीजन के ऊपर कोऑपरेशन करना है, उसके लिए एग्रीमेंट है इंडियन ओशन रीजन के ऊपर। फिर 2019 में अगर किए तो गुडविल पार्टनर बोल के इंडिया ने ज्वाइन किया G7 समिट में फ्रांस में, गुडविल पार्टनर का। 2022 में एग्रीमेंट साइन हुआ गगनयान मिशन के ऊपर, गगनयान मिशन पे कोऑपरेशन करना है, उसके लिए एग्रीमेंट साइन हुआ। अब ये हुआ तुम्हारा 2023 का, इसमें बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए। अब वो देखिए, लेकिन इसका हिस्टोरिकली ऐसा क्या है? इसका हिस्टोरिकली इंडिया फ्रांस का रिलेशन ऐसा क्या है कि क्यों इतना अपन ने फ्रांस को इंपॉर्टेंस पहले से दिए हुए? यहां तक के सभी को समझ में आ गया? ऑनलाइन आ गया सभी को समझ में इंडिया फ्रांस का इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस कितना दे रहे हैं? 17वीं सेंचुरी में जब मुगल एम्परर औरंगजेब थे तो उन्होंने खुद ने फ्रांस का एक फिजिशियन अपॉइंट करके रखा था।
फ्रांसकोइस बर्नियर, 17वीं सेंचुरी में फ्रांसकोइस बर्नियर। यहाँ से हुई रिलेशन की स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट ऑफ द रिलेशन। अब अगर अपन ये देखेंगे कॉलोनियल कंट्रीज के हिसाब से, इंपीरियलिज्म के हिसाब से, तो डच, ब्रिटेन और फिर फ्रांस। फ्रांस वॉज द लास्ट कंट्री टू एंटर इनटू ट्रेड, sorry, to enter into the India for the purpose of trade. लास्ट कंट्री। और एक इंटरेस्टिंगली लास्ट है और लास्ट गए सबसे, लगभग लास्ट के आसपास ही, मतलब 1962 में पूरा एंट्री मारे, एग्जिट मारे लगभग। उनका और ब्रिटिश का हमेशा चलते रहा डिस्प्यूट इंडिया के ऊपर, था ही नहीं था। ब्रिटेन का और फ्रांस का हमेशा के इंडिया पे कंट्रोल किसका रहेगा उसकी लड़ाई चलती रही। कई वॉर भी हो गए, कार्नेटिक वॉर से, वेरी गुड, कार्नेटिक वॉर से, क्योंकि वो वर्ल्ड लेवल पे भी उनका डिस्प्यूट चलता था ब्रिटेन और फ्रांस का, बराबर है। इंडिया जब एंटर्ड हुआ तो जो पुडुचेरी है, क्या है पुडुचेरी, पौंडीचेरी जिसको बोलते हैं, पौंडीचेरी जो यूनियन टेरिटरी है, उसके जो पार्ट है, जैसा माहे पकड़ लो, येनम पकड़ लो, करिकल पकड़ लो, चंदामनगर पकड़ लो, इतने सब जो एरिया है, ये सब ये तुम्हारे पौंडीचेरी की यूनियन टेरिटरी के जो पार्ट है, ये सब किसके कंट्रोल में थे? फ्रांस के। आखिरी तक के उसी के कंट्रोल में रहे। और ये देखोगे आप तो सब कोस्टल एरियाज है लगभग। अगर आज भी आप इस एरियाज में जाओगे ना, पौंडीचेरी में विजिट करोगे, तो आपको फ्रांस का फ्लेवर लगेगा वहां पर। जो भी जाता वो बोलता कि भाई ऐसा लगता है कि फॉरेन में ही आ गए वहां पे जाने के बाद में। उनका टच है पूरा, उनके स्टाइल से वहां का सब बना हुआ है, उस टाइप की फीलिंग आ जाती है, फ्रेंच फीलिंग। समझ लो 1947 में इंडिया और फ्रांस ने डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश कर लिया था। जब इंडिया आजाद हुआ, आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, इंडिया और फ्रांस ने डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश कर लिया था। मतलब उन्होंने अपनी एम्बेसी इंडिया में स्टैब्लिश कर दिए थे, इंडिया ने फ्रांस में एम्बेसी की स्टैब्लिश करने की शुरुआत कर दिया था, ताकि अच्छे रिलेशन मेंटेन रहे, चाहे वो स्ट्रेटेजिक हो, डिप्लोमेटिक हो, तुम्हारे इकोनॉमिक हो, एजुकेशनल हो, समझ में आ हर एंगल से। क्योंकि देखो, क्योंकि इंडिया और फ्रांस की लिंक इतनी स्ट्रांग हो गई थी इतने टाइम से, क्योंकि एनआरआईज हो गया या पकड़ो डायस्पोरा हो गया, बहुत सारे इधर का उधर हो गए थे। फ्रांस के कई लोग इंडिया में शिफ्ट हो गए थे, इंडिया के कई लोग फ्रांस में शिफ्ट हो गए थे रिलेशंस की वजह से। इसलिए एक अच्छे रिलेशन बनाना जरूरी भी था उस टाइम फ्रांस और इंडिया को। 1962 में फ्रेंच ने लास्ट में क्या किया, ये एक्चुअली उसने 1956 में एग्रीमेंट किया था, ट्रीटी ऑफ सेशन, ट्रीटी ऑफ सेशन, CESSION, तो उसमें सिकिड किया था। उसने क्या किया था, सिकिड किया था अपने जो पौंडीचेरी वाला जो पार्ट है, पुडुचेरी जिसको बोलते थे, पुडुचेरी के जितने भी सिटीज उसने सब सिकिड किया उसके एग्रीमेंट के हिसाब से, इसको इंडिया को। 1962 में फॉर्मली वो इंडिया के पोजीशन में आ गए, पौंडीचेरी के, पूरा पौंडीचेरी कब आया? 1962 में पौंडीचेरी। 1962 में हमने यूनियन टेरी घोषित कर दिया उसको, यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी। आया समझ में? तो जब से अपन यूनियन टेरिटरी बोल के अभी भी चली रहा पौंडीचेरी, इसलिए 1962 तक के थे, यानी काफी ज्यादा टाइम तक के थे, वो है नहीं है। तो इस तरीके से उनके रिलेशन की स्टार्ट हो गई। और दूसरी बात उसमें, और इंडिया में और फ्रांस में अगर कॉमन चीज देखे तो डेमोक्रेसी थी। वहां पर भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था डेमोक्रेसी के लिए, और इंडिया में भी इंडिया ऑल्सो बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन दी वर्ल्ड। तो डेमोक्रेसी रहने की वजह से आइडियोलॉजी मैच करती थी, समझ में? अब रिलेशंस अगर हम देखें, जैसे रिलेशंस बड़े अभी इंटरेस्टिंगली अपन देखेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। स्ट्रेटेजिकली हम देखेंगे अगर रिलेशंस इंडिया में और फ्रांस में कैसे डेवलप हुए, तो ये स्ट्रेटेजिकल रिलेशन इंडिया के 1998 से हुए। अब बात है सर, तुम बोलोगे 1998 से कि उसके पहले क्यों नहीं हुआ इतने टाइम से, जब आप बोल रहे हैं कितने अच्छे रिलेशन से, डेमोक्रेसी थी, स्ट्रांग थी, दोनों का आइडियोलॉजी मैच होती थी, फिर स्ट्रेटेजिकल रिलेशन 1998 से क्यों हुए? उसका रीजन था यूएसए, डॉन। कौन था? यूएसए। डॉन क्यों? क्योंकि जब तक कि मैं परमिशन नहीं करता तो उसके साथ में नहीं जाएगा।
अगर तू गया तो तू भी मेरा दुश्मन है। और यूएसए से दुश्मनी करना कोई एफर्ट स्पेशली उस टाइम पे नहीं करता था। सही में है ही नहीं, बराबर है। आप नोटिस करो 1998 से यूएस और इंडिया के रिलेशन अच्छे हुए। मैंने बताया था क्या रीजन था? एलपीजी 1991 एलपीजी लिबरेशन प्राइवेटाइजेशन क्लब में आ गए अपने बिरादरी में। लोग एलपीजी हो गए तो फिर सबने वेस्टर्न कंट्री से अपने से रिलेशन अच्छा रखना चालू कर दी। पर फ्रांस की हमेशा से अंदर से इच्छा थी, एक इनर वॉइस थी कि यार इंडिया से वी वांट टू मेंटेन अ गुड पीसफुल रिलेशन विद इंडिया। उनको मालूम है कुछ भी हो बट इंडिया अच्छी कंट्री है। कुछ भी हो बट इंडिया अच्छी कंट्री है, उनको भी लगता था। इसलिए यार कैसा भी करके इससे तो अच्छा रखना है रिलेशन। बट वो यूएसए के प्रेशर में इंडिया से रिलेशन उतना डेवलप नहीं कर पाए। स्ट्रैटेजिक रिलेशन डेवलप करना है कैसा हो गया कि भाई एनिमी, योर एनिमी इज माय एनिमी। स्ट्रैटेजिक उसी को बोलेंगे ना, योर एनिमी इज माय एनिमी। अगर इंडिया के साथ में स्ट्रैटेजिक रिलेशन करेंगे तो भाई इंडिया के एनिमी उसके एनिमी, और इंडिया का एनिमी कभी भी यूएसए बन सकता था उस टाइम पे। एक दो बार बनने की परिस्थिति भी आ गई है। अपने पे सैंक्शन थे इस टाइम पे 1998 के पहले, यूएसए ने पूरे सैंक्शन लगा के रखा था यूरोपियन कंट्रीज ने इंडिया पे। तो भाई उसको जिनमें रहना है उनका साथ कैसा छोड़ेगा वो? कई बार अगर आप एक ग्रुप में हो, कई बार आप एक ग्रुप में हो बट आपके साथ की जो मेजोरिटी है उसको सामने वाला पसंद नहीं, लेकिन आपको लगता है नहीं वो बंदा सही है, लेकिन आप फिर भी जा पाओगे क्या उसके तरफ? आप सोचोगे यार कि मतलब जो चल रहा हवा उसके अपोजिट में कैसे जाएंगे, मतलब जो ग्रुप है उसको फिर करेगा तो फिर ग्रुप नाराज हो जाएगा आपसे। तो भाई वो रह कहाँ रहा था? यूरोप में। फ्रांस रहता का यूरोप में, पूरे यूरोपियन कंट्री को नाराज कर सकता है क्या? यूएसए को नाराज कर सकता है कि उनके डॉन को, उनका गॉडफादर है, उनको नाराज नहीं कर सकता। और दूसरी बात ऐसी थी कि भाई इंडिया और रशिया के रिलेशन बहुत डेवलप हो चुके थे। 1971 1972 में क्या हुआ था? 72 में फ्रेंडशिप ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद रशिया। अब भाई ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद रशिया हो गई तो अपन तो सोशलिस्ट ही हुए। सोशलिस्ट और एडिड इन द प्रीएम्बल 1976 होने भी हुआ था। मतलब पक्के उनको लगा अब हो गया। अभी तक बोल रहे थे कि भाई धर्मांतर करेंगे, अंदर से अंदर कर लिया, अब तो पक्के में धर्मांतर इन्होंने कर लिया। उनके लिए धर्मांतर ही था वो, अपन सोशलिस्ट में पूरा लिख लेना। अभी तक सिर्फ बात चल रही थी, पूरा ऑफिशियली धर्मांतर हो गया कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने के बाद में, ऐसा उनको लग रहा था। क्योंकि वो लोग पूरे लिबरलाइजेशन पे बिलीव रखते हैं। वो तो हमने देखा ही है पीएसआर में, पूरा आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट पूरे की पूरे लिबरलाइजेशन पे बिलीव रखते हैं। रशिया का इंटरफेरेंस इंडिया में बहुत हो चुका था। इंटरफेरेंस क्या हुआ था, लेकिन साथ भी दे दिया था उसने। हम लोग ही गए थे उसके पास में मदद कर, जब यूरोपियन कंट्री इंदिरा गांधी के जब यूरोपियन कंट्री से किसी ने मदद नहीं किया। जब हमने विजिट करे थे वहां पर, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जब विजिट किया रशिया ने, तो रशिया ने बोला कि वी आर रेडी बट फर्स्ट यू शुड साइन द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप ऑफिशियल। फिर हमने बोला कि अभी तो टाइम नहीं है, 71 की लड़ाई उनको बाद में कर लेंगे, ठीक है, अपने भरोसे पे काम कर देता हूँ। फिर उसने कर भी लिया था डेयरिंग, मैंने बताया था। यूएसए के ऊपर मिसाइल लगा दिया था उसने टाइम पे। समझ में आया? इंडिया के साथ जुड़ना यानी इनडायरेक्टली बिल्डिंग अ रिलेशन विद रशिया। फ्रांस को मालूम था अगर मैंने कभी इंडिया से रखला रिलेशन, अगर मैंने इंडिया से किया तो इंडिया किसका अच्छा दोस्त है अभी? रशिया का। तो अल्टीमेटली मैं अगर नई भी रिलेशन करूंगा, लेकिन यूएसए को क्या लगेगा? यूएसए विल सस्पिशन दैट इंडिया फ्रांस इज ट्राइंग टू मेंटेन गुड रिलेशन विद रशिया। बिलो द टेबल, टेबल के अंदर से सही है, टेबल के नीचे से पैसे देते अंदर से रिश्वत क्या है, चुपचाप ऊपर से लेकर सब देख लेंगे। हाँ, तो ऐसा, तो इसलिए 1998 के पहले रिलेशन नहीं होता। जब 1991 में एलपीजी हो गया था, फ्रांस खुला हो गया। फ्रांस ने इंडिया यूएसए को भाई अब हो गया ना अपना, अब जान दे मेरे को वहां पे, क्योंकि उसको आना था इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। फ्रांस बहुत बड़ी कंट्री है, जीडीपी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू इंडिया। फ्रांस की जीडीपी इंडिया के ऑलमोस्ट इक्वल है, ऑलमोस्ट। लेकिन बात क्या हुआ, पॉपुलेशन बहुत कम है और इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उसके वजह से पर कैपिटा इनकम किसकी ज्यादा होगी? फ्रांस की। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अल्टीमेटली उनका ज्यादा हो गया। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन उनको क्या चाहिए था? पैसा था,
उनको चाहिए था मार्केट। इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हो गया उनका, और यूरोप में कहा बेचेंगे, सबके पास में इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वहां खरीदार कम है, बिकवाल ज्यादा है। क्यों? यूरोप में देखो, यूके में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, फ्रांस में इंडस्ट्रियलाइजेशन, जर्मनी में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, बेचेंगे किसको? बोलेंगे भाई हमारे पास ही है। उनको चाहिए ऐसे कंट्रीज, अफ्रीका, एशिया, बेचने के लिए। समझ में आया? इसलिए उनको इनके साथ में क्या करना था? गुड रिलेशन। और इंडिया उनको ट्रैक करना था। दे वांट टू कैच द मार्केट ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स बिग पॉपुलेशन। जब इंडिया की आबादी बढ़ रही थी तो उनको बहुत खुशी हो रही थी। क्यों? मार्केट बढ़ रहा है उनके लिए, खुद की आबादी नहीं बढ़ने दे रहे हो, इंडिया की आबादी बढ़ने दो बोलते। उधर इंजेक्शन लगा रहे। तो ऐसा हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ? तो जो बचे कुछ रिलेशन थे 1962 में उसने अपने को दिया। तो 1974 में क्या हुआ था इंडिया में? न्यूक्लियर टेस्ट, पोखरान, शाइनिंग बुद्धा, बराबर है। शाइनिंग है। न्यूक्लियर टेस्ट कब हुई? 1974 में, पोखरान। अब भाई पोखरान टेस्ट होने के बाद तो पूरे रिलेशन बिगड़ गए। उसको लगा भाई इंडिया तो खुल्लम छूट कर रहा अब तो ये काम, क्योंकि इंडिया आ गया था अपने वाली पे, क्योंकि उस काल में यूएसए ने तो साथ दिया नहीं। 72 में रशिया ने करा, रशिया ने तेरे को तो मैं पहले ही समझा रहा था, इनके अपोज में बोल नहीं रहा था। अब चुपचाप से न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, सब दे दिया, सपोर्ट कर दिया। 74 में न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। तो वैसे भी अपने को यूएसए का डर था नहीं, यूएसए ने तो वैसे भी खुलेआम पाकिस्तान को सपोर्ट कर ही दिया था। इनफैक्ट उसमें तो चाइना और यूएसए साथ में आ गए थे इंडिया के खिलाफ। एक टाइम ऐसे भी आ गया था। देखो टाइम के साथ में दुश्मनी भी चेंज होती है, लोग भी कितने चेंज होते हैं, टाइम की बात रहती। एक टाइम ऐसा था कि यूएसए और चाइना इंडिया के अपोज में साथ में आ चुके थे 71 की लड़ाई के टाइम, क्योंकि चाइना तो इंडिया के हमेशा अपोज में ही था, और यूएसए ने भी पाकिस्तान को साथ दे दिया। तो ऐसा साथ में आ गया ना, फिर एक ही साइड में, एक ही ब्लॉक में आ गए। वैसे आप देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रशिया किसके साइड से आ गया था? यूएसए के अलाइड पावर्स के साथ में। मतलब ये क्या है? गेम ऑफ पावर, गेम ऑफ पावर, पावर की लड़ाई है। जैसा आज जो अपन बोलते हैं युति इसकी, युति उसके साथ बैठ रही, उसकी युति का कौन किसके साथ है कुछ समझ में नहीं आता। राष्ट्रवादी बीजेपी शिवसेना, कोई किसके भी साथ है। वैसे वो इंटरनेशनल लेवल पे होता। आप देखो सेकंड वर्ल्ड वॉर, रशिया विद अलाइड पावर्स, 1971 वॉर, चाइना यूएसए अगेंस्ट इंडिया, किसने इमेजिन किया था? सही है नहीं है? ऐसा होते रहता चेंज, कैलकुलेशंस चेंज होते। तो 74 में पूरा खुलेआम हो गया सब कुछ। फिर तो इंडिया और फ्रांस का रिलेशन बहुत नेग्लिजिबल हो गया था, मतलब फॉर्मली रहा जैसा लगता है। सैंक्शंस लग गए 1974 के बाद में इंडिया के ऊपर। फिर उसके बाद में जो चलते रहा सैंक्शंस, फिर उसके बाद 1990 फिर इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई इंडिया में। फिर एक अपॉर्चुनिटी आई इंडिया को, शायद वो अच्छा भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया वो। 1991 में इंडिया ने क्या ला लिया? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। फिर उसको लगा कि अब क्या, अब खरबूजे ने रंग बदल दिया, तो इंडिया का कलर चेंज हो गया। अब इंडिया क्या बन गया? लिबरल। तो उस टाइम में रशिया ने थोड़ी नाराजगी बताया था, कि रशिया को लगा भी यार ये तो पूरा अलग ही हो गया। तो इंडिया ने बोला नहीं, हम सिर्फ आईएमएफ से मदद के लिए कर रहे हैं हम, लेकिन अंदर से रिलेशन रहेंगे हमारे। लेकिन वो फर्क पड़ ही जाता। एलपीजी होने के बाद में ऑटोमेटिकली इंडिया के यूरोपियन कंट्रीज के साथ में रिलेशन हो गए, ईस्टर्न कंट्री में इतने अच्छे रिलेशन हो गए कि वो इंडिया टिल्ट उनके तरफ होते गया। फिर फ्रांस का क्या एजेंडा था कि नहीं, वर्ल्ड क्या चाहिए? मल्टीपोलर। मल्टीपोलर यानी ना यूनिपोलर ना बाइपोलर, मल्टीपोलर है सब कंट्री अपने अपने जगह पर। जैसा अभी का हम बोलते हैं, जैसे थिंकर्स बोलते हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स क्या बोलते हैं, अभी जो सिचुएशन है वो क्या है? मल्टीपोलर वाली सिचुएशन है। क्यों है? फॉर एग्जाम्पल क्यों बोलते हैं अभी मल्टीपोलर वाली? अगर आप देखो कि इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, टॉप 5 इकोनॉमी में इंडिया का नाम है, 5th इंडिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जापान भी आ गया, चाइना है, मतलब P5 से भी ऊपर जा रहे हैं हम लोग।
P5 के जो कंट्री है उनसे ऊपर हम कई कंट्रीज में से, तो इसीलिए भाई वो लोग ही नहीं है सुपर पावर, अब बाकी सब भी सुपर पावर। न्यूक्लियर आ गया सबसे बड़ी बात, न्यूक्लियर है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड है अभी करंट में। लेकिन यूएस क्या असर्ट करना चाहता कि दिस इज अ यूनिपोलर वर्ल्ड, दिस इज अ, रशिया क्या असर्ट करना चाहता दिस इज अ बाइपोलर वर्ल्ड। समझ में आ रहा? दिस इज अ स्ट्रगल फॉर पावर, दिस इज अ स्ट्रगल ऑफ परसेप्शन। कभी भी एक बात आता था, मेरे को बहुत सिंपल में बताता, ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स दिखावे का है, काय का है, दिखावे का। अंदर क्या है वो अलग बात हो सकती, बस दिखाओ अलग। अभी आपको मैं छोटे से इससे बताता लिंक करके, ताकि ऊपर तक मुझे समझ जाए। कभी भी आप देखो, एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बता रहा मैं आपको, बहुत काम में आएगा आपके लाइफ में। आप इलेक्शंस के टाइम देखो, गई से गई भी पार्टी भी है, लेकिन क्या होता है इलेक्शन होने के पहले कि हम जीतने वाले हैं, बोलती कि नहीं बोलती? उसको खुद को भी मालूम है हारने वाली है, सबको दुनिया का मालूम है, लेकिन वो क्या बोलते बार बार, इवन वोटिंग हो गई तो भी वो क्या बोलते बार बार कि नहीं हम लोग जीतने वाले। भले उसको मालूम है एग्जिट पोल, पोलिंग बूथ सब में क्लियर हो गया कि वो हारने वाली है, उसको कोई वोट ही नहीं है उसके वोट बैंक के लिए, लेकिन हम जीतने वाले हैं। सही है नहीं? व्हाई? परसेप्शन, ताकि लोगों को क्या दिखे, एक ऊपर से छवि, अंदर से कुछ भी हो पर लोगों के सामने वो क्या दिखे, पावरफुल। समझ में आएगा एक चीज आपको ध्यान से, ये चीज पावरफुल। अब इंटरनेशनल रिलेशंस पे पहुंच जाओ इसको। अब इंटरनेशनल रिलेशंस पे अगर आप पहुंचोगे तो उसमें देखो आप, रशिया ने यूक्रेन पर अटैक करा। अब मैं आपको एक बहुत सीक्रेट बात बताता, एक्चुअल में ये बात बोलते हैं कि वो यूक्रेन ने अभी अपने बॉर्डर को सिक्योरिटी, ठीक है वो बॉर्डर सिक्योरिटी क्या, लेकिन उसने बहाना देखा अटैक करने का। बॉर्डर सिक्योरिटी की भी बात है, बट क्रीमिया 2014 में नेटो का मेंबर थोड़ी ना बन रहा था यूक्रेन, तब क्या था, तब क्यों अटैक किया था उसने? ये दिखाने के लिए पुतिन ने किया था अटैक, पुतिन था जब भी, ये दिखाने के लिए किया आज भी रशिया पावरफुल है। यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है ये, क्या है, बाइपोलर वर्ल्ड। हमारे को भूल मत जाओ, भले ही अंदर से इकोनॉमी में है क्या उतना स्ट्रांग वो नहीं, लोग उसको भूलते जा रहे थे। क्या कर रहे थे, भूलते जा रहे थे। तो उसने ये दिखा दिया कि मैं सुपर पावर्स की लिस्ट में हूं, फॉर द परसेप्शन ऑफ पावर। क्या है का ये परसेप्शन ऑफ पावर आया समझ में आपको? एनालिसिस आ रहा आपको समझ में? अभी अब हम बोलते कि नेबरहुड की लड़ाई थी कि भाई उसने नाटो का कर दिया, नाटो का मेंबर तो मिसाइल लोड करेंगे, जो भी है उसकी सिक्योरिटी की बात थी, लेकिन उसने क्या कर दिया, एक्सपेंशन ऑफ रशिया के नाम पे उसने क्रीमिया को एनेक्स किया। रिस्टोरेशन ऑफ यूएसएसआर, रिस्टोरेशन ऑफ यूएसएसआर बोल सकते हैं अपन ये वर्ड भी। तो उसने क्या किया, क्रीमिया को एनेक्स किया, जबकि कोई इतना बड़ा इशू नहीं था उस टाइम पे चल रहा था, अचानक अटैक कर दिया था उसने कि भाई ज्यादा भाई इतने एथनिक के लोग हैं बोल के, रशियन एथनिक के लोग हैं, वो ग्राउंड पे उसने अटैक किया था उस पर। 2014 से चालू हुआ, 2014 के पहले वर्ल्ड ने रशिया को भूलना चालू कर दिया था एक्चुअल में। 2001 से स्पेशली 2001-2 से 2012-13 तक के 14 तक के रशिया को भूल पड़ गई थी रशिया के बारे में, लेकिन 2014 में वापस से इमर्ज हो गया रशिया। पुतिन आया था नया ना, जब पुतिन ने डायरेक्ट इमर्ज कर दिया अटैक। अरे बाप रे, दिख गया, क्योंकि मालूम है रशिया में से ध्यान किसके ऊपर आ गया था, चाइना पे। चाइना पे ध्यान आ गया, चाइना बड़ा बन रहा था, पर इसको सहन नहीं हुआ कि अपने कान के ऊपर जाना। समझ में आया? रशिया ने क्या किया, एनेक्स करके बता दिया कि मैं सुपर पावर है। समझ में? अरे फ्रांस देख रहा था दूर से, फ्रांस को सब समझ रहा था, उसको हम इंडिया को भी लेना देना इसमें नहीं है। इंडिया बेचारा सादा सुधा है, एक कहने में एलपीजी ले लिया, पैसे नहीं थे तो ले लिए और आ गया लाइन पे। अभी वही विक्टिम बनाने वाले और श्रीलंका को फायदा भी हो सकता, नो डाउट। अब इतना बेल आउट पैकेज क्या है उसका, उसकी कंडीशन क्या है, एलपीजी है, मालूम आपको? एलपीजी प्री कंडीशन दिया,
बोलने को आईएमएफ कर रहा डिसीजन, पर एक्चुअली उसके पीछे कौन है? यूएसए। क्योंकि श्रीलंका की और चाइना के रिलेशन बहुत अच्छे हो रहे थे। इनफैक्ट चाइना ने श्रीलंका में पोर्ट भी डेवलप कर रहा था, मालूम है आपको? सबमरीन्स भी लगा था अपने वहां पे, इतना पैसा दे दिया था उसको श्रीलंका को। कई लोग ये भी बोलते, एक्सपर्ट्स, श्रीलंका को बर्बाद करने के पीछे यूएसए का हाथ है। क्यों? ताकि वो मदद मांगने के लिए आईएमएफ के पास आए, और आईएमएफ में डिसीजन कौन लेता? यूएसए। और फिर वो रखे एलपीजी ऊंचा। समझ में आ रहा है आपको? कैलकुलेशंस कितने बड़े बड़े हैं। हम जो दिखते, हम जो पढ़ते हैं सब वो नहीं रहता, उसके पीछे भी बहुत कुछ चलते रहता। रीडिंग बिटवीन दी लाइंस, समझ में आ रहा? एक्सपर्ट से भी बोलते हैं, ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स बोलते हैं। देखेंगे तब देखेंगे अपन उसमें। तो ये उनका बोल रहा था। आया समझ में? तो ऐसा हुआ, फिर वो समझ गया भाई मल्टीपोलर वर्ल्ड अपने को क्लेम करना है। वो हमेशा से मल्टीपोलर वर्ल्ड ही बोला उसने। इंडिया के साथ में भी एजेंडा में बोला मल्टीपोलर वर्ल्ड लेड बाय द डेमोक्रेसीज, वो भी डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी नहीं। फ्रांस इज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द ऑटोक्रेसी। इनफैक्ट इंडिया को सपोर्ट के लिए अपन देखिए एग्जांपल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में फ्रांस ने स्टार्टिंग से आखिरी तक के सपोर्ट किया इंडिया को, यूएनएससी का मेंबर इंडिया को बनाओ। एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम, एमटीसीआर, इंडिया मेंबर है या नहीं है? 16-17 में इंडिया मेंबर बन गया था, उसमें फ्रांस ने सपोर्ट भी, फ्रांस ने सबसे आगे रहा सपोर्ट करने में इंडिया को। एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, इंडिया मेंबर बनने का है, लेकिन फ्रांस आगे है। फ्रांस बोल रहा इंडिया को मेंबर बनाओ। समझ में आ रहा? ऐसे ग्रुप्स में अपने को फ्रांस ने सपोर्ट किया हुआ है। आया ध्यान में? डिफेंस में देखो आप, आपकी कल के न्यूज़पेपर की हेडलाइन देखा होगा आपने, कल के न्यूज़पेपर का है कि इंडिया एंड फ्रांस अग्रीड in the recent visit for development of new generation military equipment. New generation military equipment, new generation and advanced high tech military equipment. इंडिया और फ्रांस साथ में डेवलप कर रहा। और तुम अपने आर्म्स दूसरे के साथ जब भी शेयर करते जब तुम्हारे को दूसरे पे भरोसा है। अपनी स्ट्रेंथ तभी है। आर्म्स क्या है? मिलिट्री इक्विपमेंट क्या? स्ट्रेंथ है। इट्स अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। इंडिया पाकिस्तान के साथ में करेगा मिलिट्री इक्विपमेंट डेवलप, क्यों? हम उसको थोड़ी ना देंगे अपने आर्म्स, कल में ये हमारे आगे से यूज करेगा। लेकिन फ्रांस इंडिया के साथ में क्यों कर रहा? उसको ट्रस्ट है, और वो कहीं ना कहीं अंदर से चाहता, ऐसा एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि इंडिया ऊपर जाए, क्योंकि उसको मालूम है फ्रांस को इंडिया भले अभी तक आया नहीं बाहर, लेकिन इंडिया में पोटेंशियल है। इंडिया कैन बिकम अ न्यू ग्लोबल लीडर। उनको इंडिया में नए ग्लोबल लीडर का चेहरा दिखता, और उनको मालूम है इंडिया ग्लोबल लीडर बनेगा तो इट विल लेड बाय डेमोक्रेटिक वे, इन डेमोक्रेटिक। बाकी अभी बहुत दिल्ली बहुत दूर है अपने लिए ग्लोबल लीडर की, बहुत ऊपर की लेवल की बात हो रही है, अपने से कई आगे ये लोग। लेकिन इट्स अ परसेप्शन ऑफ पावर। इंडिया का रहना जरूरी नहीं है, बट इंडिया का दिखना जरूरी है। समझ में आया? इंडिया का रहना जरूरी नहीं है, बट इंडिया का दिखना जरूरी है कि पावरफुल है। हर चीज रहना कोई जरूरी रहती नहीं लाइफ में, दिखना जरूरी रहती है। दिखावे की दुनिया है, सही नहीं है। इट्स अ परसेप्शन। मैं इसलिए परसेप्शन पे बता रहा हूं, सभी परसेप्शन का खेल है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। नॉर्थ कोरिया, व्हाट परसेप्शन? क्या है नॉर्थ कोरिया के पास में? अंदर खाने पीने के लाले होंगे वहां पे, इसलिए तो मीडिया नहीं रखता हूं। मालूम है अंदर की हकीकत बाहर आ जाएंगी, लोग भूखे मर रहे, कपड़े नहीं, खाने को पैसे नहीं, कुछ नहीं। लेकिन क्या बताता हूं, न्यूक्लियर बटन पे मेरा हाथ है। क्या है ये? परसेप्शन ऑफ पावर बटन। परसेप्शन ही नहीं है अपने दिमाग में। कैसा बटन? नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया जब पावरफुल कंट्री की बात आती है तो नॉर्थ कोरिया का नाम लेते कि नहीं लेते? वो ऑटोमेटिकली लेते, जबकि कुछ भी नहीं है उसके पास, कुछ भी नहीं है उसके पास। तुम पैसे मांगने जाओगे उससे, कल 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 बोल के नहीं बोलेगा, बस कल कल नहीं बोलेगा तो इंसल्ट हो जाएगी। अभी नहीं है, अभी इसको दिया हूँ, ठीक है, उससे वापस आने तेरे को देता हूँ। समझ में आ रहा क्या? इससे ये क्या है? परसेप्शन। सब परसेप्शन है। इसलिए कभी भी याद रखना, आपको मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सोसाइटी पे से पॉलिटिकल यही बता रहा हूँ आपको, कभी भी अपना परसेप्शन वीक मत होना।
हम्बलनेस की स्ट्रेंथ है, लेकिन हम्बलनेस की एक वीकनेस भी है। हम्बलनेस की स्ट्रेंथ है, मैं हमेशा बोलता हम्बल रहो, लेकिन हम्बलनेस की एक वीकनेस भी आ जाती है। हम्बलनेस यानी क्या रहता, ये डाउन टू अर्थ रहो। सिंपल भाषा में हम्बलनेस इज नथिंग बट बीइंग अ डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ रहना जरूरी रहता लाइफ में, ताकि आदमी लर्निंग कर सके। इगोइस्टिक है तो आदमी लर्निंग नहीं कर सकता और होशियारी मारता आदमी, समझ में आ रहा? तो उससे आदमी पीछे जाना लग जाता है, ऐसा ऑब्जर्वेशन रहता। लेकिन उससे कभी कभी एक वीकनेस पॉइंट क्या होती है, हमारा परसेप्शन बिगड़ जाता है कभी। सही है नहीं? परसेप्शन में क्या आ जाता है कि कोई स्ट्रांग भी रहा तो क्या बताता है अपने आप को वीक, हम्बलनेस के चक्कर में। He does not bother about the perception of power, उसको लगता है जो है बट क्यों दिखाना, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या रहता, शोकेस ऑफ स्ट्रेंथ, शो ऑफ स्ट्रेंथ इज नेसेसरी। शक्ति प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन का नाम सुना है? शक्ति प्रदर्शन, सही बात बोला आपने। कई बार राइट्स वगैरह की संभावना रहती है तो मालूम है पुलिस वाले क्या करते हैं, एक मार्च निकालते हैं, अटैक करते हैं किसी पे, अरेस्ट करते हैं किसी को। क्यों निकालती फिर? परसेप्शन, सब परसेप्शन जड़ है, दिखाने के लिए, देख के डर जाओ भाई। भले अंदर से पुलिस वाले होगा नहीं होगा कुछ मालूम नहीं, वैसे भागेंगे दंगे हुए तो क्या पता, ऐसा हो सकता, भागेंगे नहीं पर ऐसा हो सकता है। लेकिन क्या कर देते हो, परसेप्शन, वही देख के आदमी डर जाए दंगे वाले, समझ में आया? तो ये सब क्या रहता है, परसेप्शन। और ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में परसेप्शन चलता, समझ में आया? तो इसलिए कभी भी याद रखना, अपना परसेप्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करना। समझ में? डिफेंस पर मैंने बताया जैसे कि इंडिया और फ्रांस के चीफ ऑफ स्टाफ, जैसे इंडिया का चीफ ऑफ स्टाफ है, चीफ ऑफ आर्मी है, और उनका चीफ ऑफ आर्मी है, उसके बीच में हमेशा टॉक होते हैं, रेगुलर एनुअली टॉक्स होती है। ये बहुत अच्छी बात है, मतलब एक में को अपडेट देना क्या हो रहा, मतलब एक में से इंटेलिजेंस शेयर करना, और ये बहुत कॉन्फिडेंस जिसमें वही कंट्री के साथ में सब होता। डिफेंस एक्सरसाइजेज इंडिया और फ्रांस में हमेशा होते हैं, एग्जाम में भी पूछा हुआ है प्रीलिम्स में। एक्सरसाइज शक्ति आर्मी के बीच में होती है इंडिया और फ्रांस की। एक्सरसाइज वरुणा नेवी के बीच में होती। एक्सरसाइज गरुड़ा एयरफोर्स के बीच में होती है इंडिया और फ्रांस की। एक्सरसाइज पगस, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट एयरफोर्स के बीच में होती है इंडिया और फ्रांस की। तो ये एक्सरसाइजेस, मिलिट्री एक्सरसाइजेस इंडिया और फ्रांस के बीच में रेगुलरली होती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अपने को क्या होता, एक्सपर्टाइज आती है उनके पास जो है, अपने को ऐसे मतलब वो लोग कैसे ड्रिल करते हैं, ड्रिलिंग होती है ना बेसिकली उसमें, तो ड्रिल क्या करते, कैसा करते हैं, बस उसके ऊपर आया समझ में। उसके बाद में इंडिया और फ्रांस की डिफेंस की स्ट्रेंथ एक और चीज से समझ सकती है। फ्रांस ने इंडिया को राफेल एयरक्राफ्ट सेल किया। क्या किया? राफेल एयरक्राफ्ट। कितने? 36। अभी और 24 करने वाले हैं। मालूम आपको 24 और इंडिया लेने वाला है। 24 की और बात चल रही है राफेल एयरक्राफ्ट डील की, पर अनफॉर्चुनेटली वो डील बराबर हुई नहीं। अभी प्राइम मिनिस्टर गए थे फ्रांस में, उसके ऊपर जितनी कॉन्क्रीट बात होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। पहले ऐसा अजम्पशन था कि उसके ऊपर वो डील हो जाएंगी, पर वो हुई नहीं। तो राफेल एयरक्राफ्ट दिया, मतलब आसान की बात नहीं है। 36 राफेल एयरक्राफ्ट देना ने अपनी एयरफोर्स कितनी स्ट्रांग हो गई। राफेल एयरक्राफ्ट है लाइट वेटेड, एकदम एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है, स्वीज अप एकदम, मार के कब आ जाएंगे सामने वाले को मालूम भी नहीं पड़ेगा। बॉर्डर क्रॉस करके आया समझ में राफेल एयरक्राफ्ट। अभी और 24 सेल परचेस करने के बाद 36 आ गए, 24 कितने हो जाएंगे? 60 60 36 + 24 60 60 एयरक्राफ्ट हो जाएंगे ना, बहुत बड़ी बात है कि नहीं। P-75 प्रोजेक्ट स्कॉर्पियन का सबमरीन्स के लिए किसके साथ में अपना P-75 फ्रांस के साथ में। आज अपनी सबमरीन जो नेवी स्ट्रांग हो रही, उसमें किसका रोल है? फ्रांस का। कहीं ना कहीं पूरा रोल नहीं, पर कहीं ना कहीं सबमरीन जो इतनी स्ट्रांग है, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो है, अपने को 2005 में बेचा था उसने सबसे पहले 5 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। आई थिंक हाँ 2005 में सेल किया था उसने 5। अभी भी सेल कर ही रहे, अभी उसके ऊपर भी डील होनी की पूरी, लेकिन चालू है। लेकिन आप देखो, अब एक चीज नोटिस करा कि आपने कि 1998 का अपने सैंक्शन कब होना चालू हो गया और फ्रांस ने पूरी खुल लिबर्टी दे दी इंडिया को, ले जो होना हो
सबमरीन ले ले, राफेल एयरक्राफ्ट ले ले, इक्विपमेंट ले ले, एडवांस मिलिट्री डेवलप करेंगे साथ में, और क्या चाहिए अपन। इसीलिए अपन ने इतनी विजिट वहां किए, अपनी विजिट वेस्ट नहीं जाती वहां पर, अपनी विजिट वेस्ट नहीं जाती, अपने को फायदा होता। आप बोलते ना प्राइम मिनिस्टर जाके क्या कर रहे, इतना घूम रहे, ऐसा नहीं रहता, वहां से प्रोजेक्ट्स लेके आते। सही है नहीं है, तभी इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, राफेल डील वगैरह भी अभी और हो रही। आज कुछ भी हो जाए, पर वेस्टर्न कंट्री के साथ में बहुत हाईटेक मिलिट्री पावर है, वो मिलिट्री पावर अपने को बनानी है, अपने को स्ट्रॉन्ग बनानी है। राफेल एयरक्राफ्ट आ गया तो अपना एक परसेप्शन ऑफ पावर हुआ कि नहीं, यूज करना पड़े ना पड़े। बट आज क्या पूछेंगे, चाइना लड़ने के पहले मिलिट्री वाले बात करेंगे तो स्ट्रेटजी पे क्या बोलेंगे, देखना संभल के, इंडिया के पास में राफेल है, इंडिया के पास में स्कॉर्पियन सबमरीन है। सही है नहीं है, दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा उनके। इसको बोलते परसेप्शन ऑफ पावर, इसीलिए जरूरी है। विजिट्स भी जरूरी है दूसरे कंट्री में, ये भी परसेप्शन ऑफ पावर है। दूसरे कंट्री से वॉच रखते हैं, उनको लगता है बाप रे, इसको तो टाइम ही नहीं है, ये कंट्री वाले भी बुला रहे, वो कंट्री वाले भी बुला रहे, ये कंट्री वाले, मतलब इसके रिलेशन कितने अच्छे होंगे सबसे। ये भी क्या है, परसेप्शन ऑफ पावर है कि नहीं है। यही परसेप्शन ऑफ पावर का नतीजा था कोविड के टाइम पे, जब रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी तो इंडियंस को कैसे निकाले वहां से। क्या था इंडिया के पास में, क्या बहुत बड़ी मिलिट्री है इंडिया के पास में, क्या बहुत बड़ी इकोनॉमी है टॉप 1 में, फिर भी कैसे वॉर रोके उन्होंने। यूएसए ने भी बोल दिया यूक्रेन को तू वॉर रोक दे, इंडिया है, इंडिया के जान दे। रशिया ने भी बोल दिया अपनी मिलिट्री को वॉर रोक दो, पूरे निकल गए। ना यूएसए ने इंटरफेयर किया, ना रशिया ने इंटरफेयर किया, क्योंकि अपन ने बोल दिया था एक भी अगर इंडियंस को कुछ हुआ तो वी विल कंसिडर इट्स वॉर अगेंस्ट इंडिया, बोल दिया था, ये स्टेटमेंट आ गया था। अगर इंडियन को कुछ हुआ वी विल कंसिडर वॉर अगेंस्ट इंडिया। उनको मालूम था पहले तो पंगे चल रहे हैं। यूएसए को लगा कि भाई रशिया के साथ ना आ जाए, प्रियम्बल में तो ऐड करके बैठे ही है। रशिया को लगा यूएसए के साथ ना आ जाए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गया। दोनों को लगा भाई कब कहां पलट जाएगा बोलते हैं ना, उससे अच्छा है कि रोक दो। परसेप्शन ऑफ पावर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। स्पेस प्रोग्राम में आज इंडिया के इसमें बहुत बड़ा रोल है। फ्रांस का मालूम है आपको? इंडिया का इसरो है, स्पेस एजेंसी कौन सी अपनी, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वहां की सीएनईएस, सेंस बोलते जिसको, सीएनईएस, दोनों ने मिलके कई जॉइंट सैटेलाइट लॉन्च किए। कृष्णा नाम का सैटेलाइट लॉन्च किए। ऐसे कई आप देखोगे तो सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे जो साथ में मिलके किए इंडिया ने और फ्रांस ने। आज इनफैक्ट अगर आपको बताऊं मैं, आज इंडिया को स्पेस डेवलपमेंट के लिए मेजर सप्लायर वर्ल्ड में कौन है? फ्रांस। स्पेस के जो पार्ट्स डेवलप करो, हम बोलते हैं करोड़ मेजर स्पेस के पार्ट्स का सप्लायर है, इंडिया को जरूरत है। और फ्रांस स्पेस के इसमें बहुत आगे, स्पेस डेवलपमेंट में फ्रांस का बहुत आगे है ना। इनफैक्ट एक डजॉल्ट बोल के एक प्रोजेक्ट मिहान महाराष्ट्र में, मालूम है आपको? मिहान महाराष्ट्र में एक रिलायंस के साथ में उनकी कंपनी, उनकी एविएशन कंपनी है फ्रांस की, उसने इंडिया के साथ में मिहान में लॉन्च किया है प्रोजेक्ट। एक फैक्ट्री जैसी लॉन्च किया उन्होंने स्पेस से रिलेटेड डेवलपमेंट के लिए। डसॉल्ट नाम का कुछ है, डसॉल्ट एविएशन, मिहान में महाराष्ट्र में। मतलब इतना डेवलपमेंट है। ऐसे हवा में नहीं है। न्यूक्लियर, इंडिया और यूएसए ने न्यूक्लियर कब साइन किया? न्यूक्लियर डील 2008। फ्रांस और इंडिया ने भी 2008 में किया। इट्स नॉट कोइंसिडेंस, इट्स अ फॉलोइंग अ पाथ, इट्स अ ग्रीन सिग्नल, इट्स अ मैं किया तो तू कर। 1998 में इंडिया और यूएसए के रिलेशन अच्छे हो गए, स्ट्रेटेजिक। ये इंडिया और फ्रांस का स्ट्रेटेजी। 2008 में इंडिया और यूएसए ने डील साइन की, फ्रांस और इंडिया ने। इसीलिए इंडिया को यूएस का रिलेशन अच्छा रखना जरूरी है, क्योंकि फ्रांस ने सबने बोल के रखे। तेरे को रिलेशन अंदर की बात रहती, ऑफिस नहीं रहती, तुम्हारे को रिलेशन उससे अच्छा रखना जरूरी है। तो हम लोग आपके साथ रिलेशन नहीं रख पाएंगे बोले सर।
अगर हमारे में और आप में मेल मिलाप बढ़ाना है, मेल मिलाप बढ़ाना है, आवाज ज्यादा बढ़ाना है, तो क्या करना है? यूएसए के साथ में तुम रिलेशन रखो। आफ्टर ऑल इज और गॉड फादर। कौन है? गॉड फादर। चच्चा है, चच्चा मामा ताया काका सब है उनको, तो उनको बोले कि उससे रखना है। तो रशिया इंडिया को बोलता यार तू यूएसए क्यों कर रहा? यूएसए इज ऑलवेज प्ले डबल स्टैंडर्ड। इंडिया को सब मालूम है मेरे को। मोदी जी बोलते हैं गले में हटाते, सब मालूम है मेरे को, सब मालूम है मेरे को कौन क्या है, सब मालूम है। लेकिन ये भी कोई डिनाई नहीं कर सकते, यूरोपियन कंट्रीज के पास में हाईटेक डिफेंस है, हाईटेक स्पेस है, हाईटेक ट्रेड है, सभी अभी हाईटेक ही उनके पास में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी वही आ गए। अभी एआई में कहाँ से हो रहा भाई? वहीं से हो रहा सब चालू। चैटबॉट फोट क्या क्या होता लॉन्च, कब वो लोग ही कर रहे हैं, अपन कहाँ कर रहे हैं? सब वहीं चल रहा। लहर में रहना जरूरी है। आप बुरा मत मानो, इंडिया ने रशिया को बोला, पुतिन को मोदी जी ने बोला बुरा मत मानो, कितना भी हो जाए तो आज भी भले हम कितना भी डिनाई करें, सुपर पावर कौन है? यूएसए। यूएसए। तो इसलिए जब तक कि वो मल्टीपोलर एक्चुअल में नहीं होता, हमें सिर्फ परसेप्शन चल रहा है मल्टीपोलर है बाइपोलर, पर एक्चुअल में होता नहीं जब तक के सब, तब तक के तो अपने को झेलना पड़ेगा। समझ गए? इसीलिए अपने को यूएसए को हाथ में रखना, यूएसए से तो फायदा होता ही अपने को, लेकिन यूएसए को भी हाथ में रखना जरूरी इसलिए भी है ताकि बाकी भी यूरोपियन कंट्रीज से अपने एडवांटेज रहे। आज रशिया और यूएसए की लड़ाई चल रही है, तो रशिया और यूरोपियन कंट्रीज की लड़ाई चल रही है। जर्मनी और रशिया का क्या लेना देना था? कुछ था ही नहीं। उनका ट्रेड अच्छा था, गैसो पाइपलाइन वगैरह सब कुछ अच्छी चल रही थी, पूरा ट्रेड ही रुक गया उनका। जर्मनी बोलता मैं क्या करूं, गॉडफादर ने मना कर दिया, तूने मेरे चाचा को नाराज कर दिया। चाचा भतीजे को बोलता तो रिलेशन मत रख, मेरा दुश्मन है। सही है नहीं है? मेले मिलाप बंद है, समझ में? इसलिए दिक्कत आया समझ में? डायस्पोरा की बात करो, लोगों की, जैसे मैंने बोला कि फ्रांस इंडिया में रूल किए हुए 1960 तक के पौंडीचेरी उनके अंडर में था। सॉरी 1956 तक के 1958 में ट्रीटी ऑफ सेशन साइन हुई, उसके बाद से फिर 1962 में हैंडओवर की। इसलिए लोग तो आना जाने का बहुत है, मतलब ऑलमोस्ट तो कनेक्टेड ही थे ना इंडिया से। आज भी 1 लाख से ज्यादा एनआरआई फ्रांस में, 1 लाख से ज्यादा। अब 1 लाख बोलोगे सर कम है, लेकिन उनके पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत है। उनकी पॉपुलेशन ऑलरेडी कम है, उनमें 1 लाख से ज्यादा है ना, उनके लिए तो बहुत ही हो गए हो। समझ में आएगा? आप यूके में भी जाओ, कनाडा जाओ, आप घूमोगे ना कई जगह तो आपको इंडियन कॉलोनीज दिखेंगी आपको बसी की वहां पर। अभी मेरे कुछ रिलेटिव्स वगैरह है यूके में, तो लंदन में है, तो मैं उनसे पूछता, वो बताते मेरे को कि बोले उनके ग्रुप्स बने हैं इंडियंस के। तो और ऐसे इंडियंस बोलेंगे तुम ऐसा घूमोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे इंडियंस, कहीं ना कहीं ऑफिस में भी तुम रहोगे तुम्हारे इंडियन मिलेंगे ही मिलेगा। बोले हिंदुस्तानी हर जगह घुस गए, बोले कहीं ना कहीं तुम्हारे इंडियन मिलेंगे। जुगाड़ कर ही लिया है इंडियन ने वहां पे। एक तो पेट्रोल पंप पे रहेगा, पेट्रोल पड़ते, एक तो कॉर्पोरेट ऑफिस में रहेंगे, आईटी कंपनीज में रहेंगे। समझ में? तो टैक्सी ड्राइवर रहेगा, कुछ ना कुछ तो रहेगा। लेकिन तो डायस्पोरा बहुत अच्छा खासा है। ट्रेड की बात करो, अच्छा खासा ट्रेड। 2020 का डाटा है, $10.75 बिलियन बायलेटरल ट्रेड, $10.75 बिलियन, काफी अच्छा बायलेटरल ट्रेड है इंडिया का, और बढ़ते गया 2020 के डाटा के हिसाब से, पहले से काफी बढ़ गया है। और 1000 से ज्यादा फ्रांस की कंपनी इंडिया में है। कितनी? 1000 से ज्यादा। मोर देन 1000 फ्रेंच एस्टेब्लिशमेंट आर इन इंडिया। उससे 3 लाख से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है इंडिया में। समझ रहे? 3 लाख से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। एम्प्लॉयमेंट है, रेवेन्यू कितना जनरेट होता, अपना एक्सपोर्ट मार्केट कितना बढ़ जाता, सब कुछ ही बढ़ जाता ना। इसकी इतना ही सिग्निफिकेंस आया समझ में? सिग्निफिकेंस स्ट्रेटेजिकली परसेप्शन क्लियर हुआ इंडिया फ्रांस का। ऑनलाइन सभी को क्लियर हुआ, यहाँ पर किसी को डाउट?
ईशा, श्रुति, धनश्री। अब देखो आप लोग इंटरेस्टिंगली कि फ्रांस इंडिया में इंटरेस्टेड एक्चुअली है, और अभी प्रेजेंट सिनेरियो में ज्यादा क्यों हो गया, उसका रीजन है न्यू सिक्योरिटी अलायंस। सुना है कि नहीं सुना? न्यू ऑकस, वेरी गुड। न्यू सिक्योरिटी अलायंस ऑकस, ये याद रखना, अभी न्यूज में आ गया है, अभी एग्जाम में नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स वालों के लिए इंपॉर्टेंट है वो ऑकस। AUKUS, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए। A फॉर ऑस्ट्रेलिया, UK फॉर यूनाइटेड किंगडम, US फॉर यूएसए, ऑकस। फ्रांस को ये नाराजगी आ गई कि मेरे को क्यों छोड़ा तुमने। सही है नहीं है? फ्रांस को ये बुरा लगा तुमने मेरे को क्यों छोड़ा, मतलब मेरे ऊपर तुम ट्रस्ट नहीं कर रहे सिक्योरिटी अलायंस में। अगर आप देखा जाओगे क्वाड में भी फ्रांस नहीं है। ऐसे 2-3 जगह से यूएसए ने फ्रांस का पत्ता काटा है, क्योंकि मालूम है कि अंदर से, भले ऊपर से बोलते नहीं, जैसा मैं बता रहा अंदर से, क्योंकि उनको मालूम है फ्रांस जो है वो मल्टीपोलर को बिलीव करता। वो भले यूएसए को मालूम है मेरे को अभी मेरी चल रही बोल के हाँ कर रहा, पर मेरे पीछे ये गाड़ी करते रहता। बाइडन को मालूम पड़ गया मैक्रोन क्या करता, पीछे से गाड़ी करता, कि अंदर से इसकी इच्छा नहीं है कि मैं गॉडफादर रहूं। कई बार देखा ना आपने, कई मूवीज देखते हैं अपन, मिर्जापुर वगैरह मूवी देखोगे, वेब सीरीज देखोगे, तो सारे डॉन है, उनका ही आदमी उनकी बैंड बजाने के पीछे पड़ा था, इसको कब टपकाऊंगा और मैं कब बढ़ जाऊंगा गद्दी पे। तो यूएसए को किससे डर लग रहा है? फ्रांस से। उसको लग रहा है यार मेरे को टपकाने के पीछे तो नहीं पड़ा है, हाँ मेरे को हटा के खुद से, क्योंकि मल्टीपोलर की तो बात करता है इंडिया के साथ जब भी मिलता, मेरे साथ रहा तो यूनिपोलर की बात करता, इंडिया के साथ रहा तो मल्टीपोलर की बात करता। समझ में आ रहा? इसलिए उसको डाउट है, ऐसा मेरे को लगता उसने इसलिए हटाया होगा क्योंकि क्वाड में भी मेंबर नहीं रखा है उसको, ऑकस में भी मेंबर नहीं रखा है। इतने में देखा जाएंगे तो आप देखो यूएसए फ्रांस की एंगेजमेंट भी कम दिख रही। आप देखो न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो मैंने देखा कि मेरे को तो दिख नहीं रही एंगेजमेंट, बहुत कम दिख रही, पहले बहुत दिखती थी 5-7 साल पहले। जब से चल गया फ्रांस को भी नाराज है कि फ्रांस ने भी मुंह मोड़ लिया, ऑकस का बनाया नहीं उसने मेंबर, वो बोला जाओ ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ऑस्ट्रेलिया को बनाया उसने, उसको लगा तू ऑस्ट्रेलिया को बना रहा है इतनी दूर और इंडिया को, फ्रांस को छोड़ रहा बाजू वाले को, मतलब क्या मतलब रह गया उसका नुकसान भी बहुत बता था। सबमरीन की डील चलेगी, ऑस्ट्रेलिया को वो सबमरीन प्रोवाइड करने वाले थे, वो डील के अंडर में ऐसा था कि उसके अंदर सबमरीन प्रोवाइड करने वाले थे। उसका ऑलमोस्ट अगर आप देखें 12 कन्वेंशनल सबमरीन्स देने वाले थे, जो $1 बिलियन थी, $multi-billion की डील थी। कितनी? $multi-billion की डील थी। मतलब ये आर्म्स एम्यूनिशन सप्लायर अच्छा है ना फ्रांस, तो ये सबमरीन में भी उसका हैंड बहुत है वर्ल्ड में। तो सबमरीन फ्रांस सप्लाई करने वाला 12 सबमरीन कन्वेंशनल सबमरीन किसको? ऑस्ट्रेलिया को। पहले ऐसी से बात चालू थी और अचानक डिसाइड हुआ कि उसको हटा दिए। उसको ये भी नहीं मालूम कि क्यों हटा, उसको ये भी नहीं मालूम कि मीटिंग कब हो गई उसकी, प्राइवेट में मीटिंग हो गई थी उसको, काम भी चालू हो गया था, काम भी चालू कर बाद में बताया उसको कि तू है नहीं उसका मेंबर। यार ये क्या बातों में पहले मेरे को बोले, मैं लाली गुलाली बना रहा कि भाई मैं फटाके फोड़ रहा कि भाई मेरे को डील मिलेंगे और इसको डील से हटा दिए $multi-billion डील, बहुत बड़ी बात होगी ना, समझ में आया? और वो डील मिली किसको फिर? यूके को। यूएसए ने यूके को दिलवा दिया वो डील। पहले यूएसए किसको दिलाने वाला था? फ्रांस को। तो यूएसए ने फिर किसको दिला दिया? यूके को। समझ में आया? जबकि हैंड उसमें किसका है? फ्रांस का। समझ में? तो ये हो गया एक, इसलिए अब वो ज्यादा इंटरेस्ट और किस पे हो गया? इंडिया। फिर उसने और बोलेगा आना, बोले तू मल्टीपोलर की बात करते ना, बोले तो अब तो प्रेस में भी छाप रहा हूँ मल्टीपोलर। पहले तो जो अंदर से बात करते थे कि भाई करते थे पीछे, भले सामने यूनिपोलर बाइपोलर की बात पीछे करते थे, अब तो खुलेआम प्रेस स्टेटमेंट देने लगते हैं वहाँ के प्रेसिडेंट मल्टीपोलर। उनको लगा वैसे भी हमारे को तो बनाया नहीं तुमने इसका मेंबर, मल्टीपोलर डील तो क्या है, फिर बोल के फिर क्या है, इंडिया भी बोल रहा है, नहीं बोल के फायदा क्या, तो बोल के फिर कर लो फिर। ऐसा इंडिया तो पहले से, इंडिया का तो खैर नया मैम एजेंडा ही है, इंडिया तो खुलेआम ही है सब। उसके भी फोकस में ज्वाइन नहीं किया, उसको भी जानते हैं इंडिया, वो भी बोल रहा है साथ में बोल रहा है। उसके बाद में दूसरा रीजन है इंडिया में इंटरेस्ट लेने का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में किसने इनिशिएटिव किया मालूम है आपको? इंडिया और फ्रांस ने।
और इंडिया में हेडक्वार्टर बनाने के लिए भी इंसिस्ट किसने किया था? फ्रांस, दिल्ली में। गुड़गांव, दिल्ली मेन रहता उनका मीटिंग का पॉइंट, गुड़गांव हेडक्वार्टर है उसका। इंडिया का हेडक्वार्टर बनाओ इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, उसको इंसिस्ट करने वाला फ्रांस है। मतलब मैं इसीलिए बार बार बोल रहा कि मेरे को कई हद तक ऐसा लगता, एक्सपर्ट्स भी ऐसा बोलते कि इंडिया को वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आगे करने की कोशिश कर रहा फ्रांस। समझ में आ रहा? कई बार आपने पॉलिटिकल पार्टीज में बताता आपको उसको कंपेयर करके, ये मेरा अंदाजा ऐसा कि भाई सही भी हो सकता है गलती, पर ऐसा लिंक लगती है, इस टाइप से उनका कैलकुलेशन रहते हैं। अब जैसा आप देखो लोकल लेवल पे वही चलता है, लोकल महाराष्ट्र पॉलिटिक्स एग्जांपल कि आप देखो बीच में मालूम है शिवसेना को काटने के लिए मनसे को आगे कर रहा था बीजेपी बीच में। पहले शिंदे जब टूटने का थे गट, शिंदे गट आने का था तो उसके पहले वाला मालूम मनसे के साथ में बहुत मीटिंग्स हो गए थे, मनसे को आगे। वैसे यहाँ मनसे कौन बन गया इंटरनेशनल लेवल पे? इंडिया। फ्रांस बन गया बीजेपी और शिवसेना बन गया तुम्हारा यूएसए। समझ में आ गया? वो उसको आगे करके ये सब वैसे ही चलते रहता कैलकुलेशन कि अपने को लगा दूसरा कोई पावरफुल हो रहा तो उसको हटा के इसको बनाओ। क्योंकि फ्रांस को ऐसा लगता है यार मेरे में बहुत पोटेंशियल है, यूएसए के चक्कर में मैं ऊपर जा नहीं पा रहा। फ्रांस को ऐसा लगता है उसमें पोटेंशियल बहुत है, सब कुछ है उसके पास, जो भी वो करने जाता वो बोलता मैं बोलता है फ्रांस बोलता है कि हमारे इसमें लिबर्टी इक्वालिटी फैटर्नी की आइडिया ही तो, लेकिन सबसे बड़ी डेमोक्रेसी यूएसए बोलता मैं हूँ, और यूएसए उसको बोला तू भी ये बोल कि मैं हूँ यूएसए सबसे, उसको वो भी बोलने नहीं देता। सही है? जबकि मिलिट्री इक्विपमेंट, हाईटेक मिलिट्री इक्विपमेंट का सप्लायर सबसे ज्यादा फ्रांस है, लेकिन क्रेडिट सब उसके लेते यूएसए। नाम किसका चलता? तो उसको लग रहा क्रेडिट नहीं मिल रहा। इंडिया ने वही बोला उसको, तो क्रेडिट नहीं मिल रहा, क्रेडिट मिलना चाहिए। इंडिया ने और फटका डाला उसको, आग में घी डाल दिया पूरा। समझ में आया? तो इंटरनेशनल सोलर एनर्जी का अलायंस सक्सेसफुल हो गया इंडिया का, मालूम है आपको? इंटरनेशनल सोलर अलायंस सक्सेसफुल हुआ, इसलिए अब सिविल न्यूक्लियर एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन पे फोकस चल रहा है, उस पर दोनों एरिया पे डेवलप कर रहा है। तो उसको इंडिया में स्कोप लग रहा है वो चीज के लिए। इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है फ्रांस? ये सब तो ट्रेड, स्पेस, डिफेंस सब बताया, लेकिन और भी एक बहुत बड़ा रीजन है उसके पीछे, एक बहुत बड़ा कारण है। देखो बहुत बड़ा बता रहा आपको कारण, यूरोप में एक्चुअली देखा जाए तो किसकी चलती? यूरोप में यूके, यूनाइटेड किंगडम की चलती ना, जैसा यूनाइटेड किंगडम की ज्यादा। यूरोपियन यूनियन में भी लीड कौन करता था? यूनाइटेड किंगडम। लेकिन अब ब्रेक्सिट हो गया, ब्रेक्सिट के बाद में यूनाइटेड किंगडम बाहर हो गया, अब कौन है वहां पर? फ्रांस। जैसा यूरोपियन यूनियन में इंडिया को कुछ चाहिए रहता वहां का प्रोजेक्ट, इंडिया यूरोपियन यूनियन में इंडिया को घुसना था, तो इंडियन यूरोपियन यूनियन के लिए इंडिया किसको मस्का लगाता था? यूके को पहले। अब यूके तो निकल गया, अब यूरोपियन यूनियन की चाबी किसके हाथ में? फ्रांस के हाथ में। इसलिए फॉर एंट्री इनटू द यूरोपियन यूनियन, for the benefits of getting benefits of the European Union, India needs France. समझ में आ गया? आफ्टर ब्रेक्सिट, ब्रेक्सिट के बाद में देखो फ्रांस का इंपॉर्टेंस। ऑनलाइन आया क्या समझ में? दूसरा है चाइना बैलेंस, चाइना को बैलेंस करना है। क्योंकि उसने बोल दिया इंडियन ओशन रीजन पे हम लोग कोऑपरेट करेंगे, और उसने सिक्योरिटी, लिबर्टी की बात करता हूँ, सेफ्टी, स्टेबिलिटी, प्रॉस्परस का भी एजेंडा है, तो इसलिए वो थोड़ा अगेंस्ट में, मतलब डायरेक्ट एकदम से एनक्रोचमेंट की पॉलिसी के खिलाफ फ्रांस, तो थोड़ा सा वहां फायदा है। लेकिन अभी एक इशू बताऊंगा उसमें आपको, एक आगे यहाँ तक के समझ में कि इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा, बाकी के तो है ही मेन ऊपर के, पर ये मैंने मेन बताया अभी करंट के हिसाब से। चैलेंजेस ये है रिलेशन में, बेल्ट रोड इनिशिएटिव भी आ रहा है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, इसलिए क्योंकि जब उस पर ओपिनियन आया फ्रांस का ओपिनियन इंडिया से डिफर हो गया था।
किससे? इंडिया से। मतलब हम उसके अपोज में, किसके? चाइना के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो उसने एनक्रोचमेंट किया, हम बोलते पीओके से लाइन गई है उसकी, हम अपोज करते हैं। लेकिन फ्रांस ने वहाँ डिफर किया, फ्रांस ने कहीं ना कहीं बोलते वहाँ फेवर कर दिया था बीआरआई को, उसके अगेंस्ट में स्टेटमेंट नहीं दिया, उसके फेवर में दिया। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज अ गुड इनिशिएटिव फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द रीजन, उसके ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स आए थे। फिर इंडिया को एक्सपेक्टेड था कि वो अपोज करेगा इंडिया के, लेकिन उसने नहीं किया। तो एक ये थोड़ा सा आया, डिफर हो गया दोनों का। तो इसीलिए ऐसा बोलते कई एक्सपर्ट्स, चाइना के मैटर में तुम फ्रांस को ट्रस्ट नहीं कर सकते। हाँ, तुम्हारे को जितना फायदा लेना तुम उससे ले लो, फ्रांस से जितना तुम्हारे को लेना है उतना ले लो, कि मतलब तुम उससे मिलिट्री इक्विपमेंट ले लो, स्पेस का ले लो, उससे ट्रेड बढ़ा लो, एम्प्लॉयमेंट बढ़वा लो, जो अपना फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा लो, जो करना है करो, लेकिन चाइना के मैटर में उस पर ट्रस्ट मत करना, ऐसा एक्सपर्ट्स ने बोला। क्योंकि यहाँ पर एक सिग्नल इंडिकेशन मिला कि उसने बीआरआई को अपोज नहीं किया। दूसरा एक और बार हुआ ऐसी, यूक्रेन इशू। यूक्रेन इशू पे इंडिया का स्टैंड क्या था? न्यूट्रल, अगेंस्ट वॉर। इंडिया ने कई स्टेटमेंट या कई बार दे दिया इंडिया इज अगेंस्ट वॉर। लेकिन फ्रांस ने किसका साथ दिया? यूक्रेन का। यहां स्टैंड डिफर हुआ कि नहीं हुआ? वो यूक्रेन के साथ चले गए, अपन न्यूट्रल, अपन एक साइड में आएगा नहीं, यहां पर भी डिफर हो गया दो बार। तीसरा एक इशू ये कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जैतापुर का है, महाराष्ट्र, न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट साइन हो गया, एग्रीमेंट बन गया, 7 साल हो गए उसको, लेकिन अभी तक की कुछ प्रोग्रेस नहीं हुई, नहीं के बराबर, नेग्लिजिबल, थोड़ी बहुत हुई, नेग्लिजिबल। 7 साल हो गया, लेकिन जैतापुर पावर प्लांट के ऊपर अभी तक न्यूक्लियर पावर प्लांट पे प्रोग्रेस नेग्लिजिबल है। जैतापुर का है, महाराष्ट्र में न्यूक्लियर पावर प्लांट, किसने? फ्रांस ने। ट्रेड की जैसे हम बात करें, फायदा है ट्रेड का, बायलैटरल ट्रेड बहुत है, लेकिन आज भी जो पोटेंशियल है फ्रांस का, उससे बहुत ज्यादा कम है इंडिया का ट्रेड उसके साथ में। आज इंटरनेशनल ट्रेड जितना है, इंटरनेशनल ट्रेड इंडिया का जितना इंटरनेशनल ट्रेड है, समझ लो इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड 100% है पूरे इंटरनेशनल का, तो उससे 1.41% फ्रांस के साथ में अपना बायलैटरल ट्रेड कितना है, मतलब अगर जितना है उसका से 1.40, मतलब नेग्लिजिबल हो गया। फिर अभी भी पोटेंशियल से बहुत नीचे है हम लोग, जितना रहना चाहिए ट्रेड। हाँ, समझ में जो हुए चैलेंजेस। अब करना क्या चाहिए? एक आइडियोलॉजिकल सिमिलरिटी रहने की वजह से, डेमोक्रेटिक रहने की वजह से उसका एक फायदा लेके हमारे रिलेशन प्रॉस्परस और स्टेबल हो सकते हैं। फ्रांस के साथ में आइडियोलॉजी मैच करती। चाइना के इस पर अगर कभी उसका डिफर करता ओपिनियन बीआरआई पे, तो इंडिया ने उसको कन्विंस करना चाहिए कि हाउ इट इज लीडिंग टू द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, यस और नो। तीसरा, अगर यूक्रेन इशू पे इंडिया डेफर कर रहा है न्यूट्रल, तो उसने बताना चाहिए कि मैं डेफर क्यों कर रहा, क्योंकि वॉर इज नॉट गुड फॉर एनी कंट्री इन दी वर्ल्ड, है कि नहीं? बिकॉज ऑलरेडी इंडिया कैन गिव एग्जांपल ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ है, ईरान इराक वॉर में क्या हुआ है, 2002 की वॉर में क्या हुआ है, जब से अफगानिस्तान को एक्वायर किया था यूएसए ने, किसका फायदा हुआ? क्या वियतनाम यूएसए का वॉर बता सकते हैं? कुछ फायदा हुआ किसी का? नुकसान ही हुआ है। तो न्यूट्रल रह के दोनों को कन्विंस करके रशिया यूक्रेन को सॉल्व करना, इशू रिजॉल्व करना, ये फेवरेबल बात है कि नहीं? कि वॉर में तो दोनों में से कोई कभी जीतेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ एक्चुअली नाम को यूक्रेन है, बट पूरे यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए पूरा ब्लॉक के साथ में उसके, और इट में एस्केलेट इनटू वर्ल्ड वॉर, इट में एस्केलेट फर्दर, इट में स्नोबॉल्ड इनटू अ वर्ल्ड वॉर, इट माइट स्नोबॉल इनटू वर्ल्ड वॉर, राइट और रॉन्ग? फ्यूचर में हो सकता। और जो ब्रेक्जिट की अपॉर्चुनिटी मिली है फ्रांस से, अपनी रिलेशन ऑलरेडी अच्छे है, तो उसका फायदा लेना चाहिए। न्यूक्लियर का जो स्कोप है उसको पूरा डेवलप करना चाहिए, और अपने मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो चल रहा है समझ में?